हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन में हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे कि एग्जाम में हम अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, वैसे तो हम काफी दिनों से पढ़ते रहते हैं ताकि हम एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम से जस्ट पहले ध्यान में रखनी चाहिए ताकि एग्जाम के दिन हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो उन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो 1 to 1 एक तरीके से हम बात करेंगे कि क्या क्या हमारी छोटी छोटी जो चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यही होती है कि टाइमली अपनी स्टडी को स्टॉप कर देना चाहिए। स्टॉप स्टडी। और नॉर्मली एग्जाम के एक दिन पहले इवनिंग तक स्टडी को बंद कर देना चाहिए। जैसे अगर आपका एग्जाम सैटरडे को है तो फ्राइडे को शाम तक आपको अपनी स्टडी रोक देनी चाहिए। स्टडी रोक देनी चाहिए और इसके बाद जो है अपनी फैमिली के साथ जो है आराम से लेजर टाइम स्पेंड करना चाहिए। स्टडी रोकने को क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि अगर हम लेट नाइट तक स्टडी करते रह जाएंगे तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बार बार उन डेटाज को, उन चीजों को बार बार रिकॉल करने की कोशिश करता है। और जब वो बार बार रिकॉल करने की कोशिश करता है तो इससे हमारी नींद खराब होती है। रात को हम अच्छी नींद नहीं ले पाते, जबकि एग्जाम से एक दिन पहले अच्छी नींद का लेना जरूरी है, क्योंकि नींद का हमारी मेमोरी और हमारी कंसंट्रेशन, इन दोनों से डायरेक्ट का रिलेशनशिप है। अगर हमने अच्छी नींद ले लिया तो हमारी मेमोरी अच्छी बनी रहती है और बहुत जल्दी चीजें हमें याद आती हैं। और दूसरा, अगर हमें कई बार बहुत कंसंट्रेट होकर के उस सवाल के बारे में सोचना होता है तो वो भी हमारा कंसंट्रेशन बना होता है। तो इसीलिए एग्जाम से एक दिन पहले अच्छी नींद का लेना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइमली शाम तक 7 बजे तक, 7:30 8 तक अपनी पढ़ाई को रोक देना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ आराम से एंजॉय करते रहना चाहिए। बच्चे हैं, फैमिली है, उनसे अदर बातें करो ताकि सोने के समय तक आपका स्ट्रेस एकदम रिलीज हो चुका रहे और आप आराम से सो जाओ। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, अगले दिन जो भी चीजें लेके जानी है वो सारा पहले ही रेडी कर लेना चाहिए। जैसे एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड। ठीक है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ओएमआर शीट वाला तो ब्लैक पॉइंट पेन कम से कम 2 जरूर रखना चाहिए। ब्लैक पॉइंट पेन की अगर कोई दिक्कत हो वहां पे तो दूसरा पेन से काम चल सके। ठीक है, ये चीज। कन्वेंशनल पेपर के लिए ऐसा ब्लैक या ब्लू का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वो हम जब पेपर 3 की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे। ये चीजें सब एक दिन पहले ही रेडी कर लेनी चाहिए ताकि अगले दिन मॉर्निंग में पैनिक होने की सिचुएशन ना हो। ठीक है, एडमिट कार्ड पे कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उनको भी पढ़ लेना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि अगर एडमिट कार्ड पे जो आईडी आपने मेंशन किया है वही आईडी आप लेकर जाएं। हालांकि अगर वो नहीं है, दूसरी भी लेके जाते हैं तो यूपीएससी एग्जाम देने से नहीं रोकता है आप। यहाँ तक कि अगर आप अपना आईडी कार्ड भूल भी गए हैं तो यूपीएससी आपसे एक अंडरटेकिंग लेके आपका एग्जाम करा देता है। ठीक है, तो ये हो गई एक तरीके से एग्जाम के पहले की बात। अब हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन के दिन की बात करते हैं, एग्जाम वाले दिन की बात करते हैं। सुबह आराम से सही टाइम पे उठना चाहिए और आपकी हल्की सी जो रूटीन है, अगर आप योगा करते हो या अगर मॉर्निंग वॉक करते हो तो ये सारी चीजें भी करनी चाहिए। बाकी दिन की तुलना में कम थोड़ा करना चाहिए कि ताकि टाइम थोड़ा सा बच सके। ठीक है, इसको करने से ये होता है कि जो आपका बॉडी है वो दिन भर जो है एकदम फ्री रहता है और किसी तरह की लेजर नहीं आती है बॉडी। तो योगा अगर करते हो या मॉर्निंग वॉक करते हो तो जरूर थोड़ा बहुत कर ले, या मेडिटेशन करते हो तो जरूर कर ले। ठीक है, ये चीज। अगली बात यह है कि जो सेंटर पे जो है वो एग्जाम से कम 1 घंटा पहले जरूर पहुंच जाए। 1 घंटा पहले सेंटर पे जरूर पहुंच जाए। आपका एग्जाम अगर 10 बजे से है तो 9 बजे तक जरूर पहुंच जाए, 9 से 9:15 तक जरूर पहुंच जाए।
बहुत देर ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और स्ट्रेस में आप आ जाते हो। अभी एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे तो वहां पे आपको स्ट्रेस का सामना करना है, और अगर आप पहले से ही स्ट्रेस में आ गए तो वो एग्जाम में स्ट्रेस डबल हो जाता है, और इससे क्या होता है कि कई सारे सही सवाल भी आपके गलत हो सकते हैं। इसीलिए समय से पहले सेंटर पे पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ जब पहुंचिए तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से मुलाकात करिए। तमाम देखेंगे कि ऐसे दोस्तों से मुलाकात होगी जिनसे पहले मुलाकात काफी दिनों से नहीं हुई है। उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए, हालचाल लीजिए, इस पूरी तैयारी की जर्नी के बारे में बात करिए। लेकिन किसी भी तरह के क्वेश्चन आंसर में के डिस्कशन का पार्टिसिपेट मत करिए। किसी भी तरह के क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट मत करिए। इससे अननेसेसरी एक तरीके का स्ट्रेस क्रिएट होता है, जो आपके एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हो तो आपके स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। ठीक है, नॉर्मल बातें करिए, पढ़ाई में यार बहुत टेंशन रहा, टाइम नहीं मिल पाई, ये करिए वो करिए, तमाम चीजें बात करिए। लेकिन कई सारे लोगों की आदत होती है, अरे इसका सवाल का आंसर क्या होगा, इसका क्या होता है, उसका क्या होता है। अननेसेसरी हमें अपने माइंड को स्ट्रेस में डालने की कोई जरूरत नहीं। कहीं पे बातें हो रही हैं, बहुत हो, चुपचाप से आपका मन करे आप उसे सुन लीजिए, लेकिन अपने आप को उसमें इन्वॉल्व मत करिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। इस हमें इस एग्जाम के 1 घंटे पहले तक पूरी तरह एकदम नॉर्मल और कूल रहना है, ताकि हम जब एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे डेफिनेटली आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। और अगर पहले से ही आप एकदम कूल रहोगे तो एग्जाम के समय आपका स्ट्रेस ज्यादा नहीं बढ़ने पाएगा। लेकिन अगर पहले से ही आप स्ट्रेस में रहोगे तो एग्जाम में जाके आपका स्ट्रेस को वो डबल कर देगा, और जैसे ही हम अपनी स्ट्रेस में आते हैं एकदम रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है। हमारी मेमोरी भी हमारा साथ नहीं देती और हमारा कंसंट्रेशन भी हमारा साथ नहीं देता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि ये चीज करें। इसके बाद जब एंट्री होगी एग्जाम हॉल में तो आप वहां पहुंच जाइए। वहां पे आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी। ओएमआर सीट पे के कुछ कॉलम होते हैं, 5-6 कॉलम, उसको सबसे पहले फिल कर लेना चाहिए। ठीक है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, रोल नंबर, ये वो तमाम चीजें होती है जो फिल करना चाहिए। ओएमआर सीट पे केवल ब्लैक पॉइंट पेन ही यूज करना है, इसके अलावा कोई भी पेन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लैक पॉइंट पेन ही यूज करना होता है। ध्यान रहे, जेल पेन भी यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ब्लैक पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करिएगा। आराम से उसके बाद ओएमआर वगैरह फिल करने के बाद बैठे रहिए। आपको 3 to 4 मिनट्स पहले पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको ओपन करने की परमिशन नहीं रहेगी, तो आराम से पेपर लेके बैठे रहिए और जो फर्स्ट पेज पे जो उसका इंस्ट्रक्शन होता है उसको आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद जब टाइम हो जाए कि नहीं अब हमें अब पेपर खोलने की परमिशन दे दी गई, जैसे ही 10 बजेगा आपको परमिशन दे दी जाएगी, तो तुरंत क्या करिए कि आप अपने पेपर को खोल लीजिए। हम जब एकेडमिक क्लासेज में होते हैं तो एक आदत हमारी बनी होती है कि पेपर खोलने के बाद हमें पूरा पेपर पढ़ने की एक आदत बनी होती है। शुरू से लेकर लास्ट तक एक नजर मार लेते हैं पेपर पे। ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा नहीं किया जाता है। जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें क्वेश्चन सारे एक साथ नहीं पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा कोशिश यही हमेशा यही अप्रोच अपनाया जाता है कि पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसका रिप्लाई आया, पहले से फिर दूसरे पे गए, दूसरे पे तीसरे, एक एक पढ़ते जाइए, उसको करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। वरना 120 सवाल पेपर में दिया रहेगा और 120 सवाल पढ़ने में ही आपको काफी टाइम आपका चला जाएगा। ठीक है, ये चीज तो कभी भी ये गलती मत करें। कुछ लोग को वही पुरानी आदत पड़ी रहती है एकेडमिक के समय। तो एकेडमी में हमारा जो पेपर होता है वो कन्वेंशनल पेपर होता है और उसमें सवाल बहुत कम होते हैं, तो एक बार नजर मारी जा सकती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा नहीं होता है। पहला पढ़िए, उसको करके अगले पे बढ़िए, अगला पढ़िए, उसको करिए, अगले पे बढ़िए, ऐसे ऐसे करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक आप पहुंच जाएंगे। जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो फर्स्ट राउंड में कोशिश करिए केवल उतने ही सवाल हल करिए जिसमें आप एक्यूरेट हैं कि नहीं यही चीज सही है। एक्यूरेट का मतलब ये एक्यूरेसी 100% भी हो सकती है और 100% के क्लोज भी हो सकती है। कई बार बहुत मामूली सा डाउट आ जाता है, तो अगर फिर भी डाउट का पोर्शन बहुत कम है तब भी ऐसे सवाल को फर्स्ट राउंड में ही कर देनी चाहिए। ठीक है, जब फर्स्ट राउंड एक सवाल दिमाग में लोगों के और आता है कि ओएमआर को है साथ ही साथ भरा जाए
या पहले क्वेश्चन कर लिया जाए और बाद में ओएमआर को कलर किया जाए। ठीक है, इसके लेकर के भी लोगों के मन में दो विचार होते हैं कि पहले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं और लास्ट के हाफ एन आवर में या 20 मिनट्स में हम ओएमआर को कलर कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करने के साथ साथ ही ओएमआर को भी मतलब जो ऑप्शन है उसको कलर करते रहते हैं। तो देखिए ये जो टेक्निक है ये नॉर्मली आपके एग्जाम मतलब एसओ ग्रेड एग्जाम में ये चीज लागू करना जरूरी नहीं है कि हम सारा कलर बाद में एक साथ करेंगे। वजह यह है कि यहाँ आपको टाइम की बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, टाइम नॉर्मली आपका बच जाएगा क्योंकि 2 घंटे का जो टाइम आपको मिला है 120 क्वेश्चन करने के लिए टाइम सफिशियंट होता है। तो बेहतर यही होगा कि ओएमआर को है आप साइमल्टेनियसली जो है कलर करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 किया, आपको आ रहा है किया, ओएमआर में क्वेश्चन नंबर 1 के सामने का ऑप्शन भी आपने कलर कर दिया। ठीक है, ये चीज। दूसरा जो टेक्निक होता है बाद में भरने का वो नॉर्मली ऐसे एग्जाम में इस्तेमाल किया जाता है जैसे एसएससी वगैरह में जहां पे टाइम की बहुत कमी होती है। ठीक है, तो वहां पे उसको इस्तेमाल किया जाए तो ठीक भी है, लेकिन उसमें एक रिस्क भी होता है। लास्ट में इतना कम टाइम होता है कि हम फटाफट अपने पेपर से देखते हैं 1 का ए, बी का 2 का बी, ऐसे ऐसे करके हम कंटिन्यू भरते जाते हैं। बीच में अगर हमने कोई क्वेश्चन छोड़ रखा है या 1 की जगह बी नजर आ गया तो ऑप्शन में गलती होने की भी संभावना होती है। ठीक है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप साथ ही साथ ओएमआर शीट को भरें। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में केवल वही सारे सवाल करिए जिसमें आप 100% क्लोज हो या 100% के करीब आपको एक्यूरेसी है। अब फर्स्ट राउंड करने के बाद उसको एक बार फटाफट काउंट कर लेना चाहिए। आपने ओएमआर शीट में रखा काउंट कर लीजिए कि आप फर्स्ट राउंड में हमने कितने सवाल बना लिए हैं। इस काउंटिंग का फायदा होता है। अगर काउंटिंग में आपको लगे कि नहीं मैंने अच्छा खासा सवाल बना लिया है फर्स्ट राउंड में मतलब मेरे अच्छे खासे सवाल बन गए हैं तो आपको रिस्क लेने की कम जरूरत पड़ेगी सेकेंड राउंड में। जब इसके बाद हम जब सेकेंड राउंड में आएंगे तो इस राउंड में रिस्क लेने की जरूरत कम पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट राउंड में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसी के आधार पे आपको सेकंड राउंड में पेपर में रिस्क लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए उसकी काउंटिंग जब आप कर लोगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितना हमें रिस्क लेना है। तो फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कि 120 में से आपने 80 कर दिया है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये माना जाता है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि नहीं सेकंड राउंड में मुझे बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपके 50 ही हुए हो तो ऐसे केस में आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब सेकंड राउंड में आएंगे तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड में जो रिस्क का लेवल क्या होगा ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट राउंड में आपने सवाल कैसे बनाए। ठीक है, ये चीज। अब हम देखते हैं कि सेकंड राउंड में या पेपर को अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे सही आंसर तक पहुंचा जाए। इसके लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने वाले करते हैं उसको बोलते हैं इलिमिनेशन टेक्निक। इलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करते हैं। क्या होती है इलिमिनेशन टेक्निक वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें आप एकदम एक्यूरेट हो, आपके नॉलेज में है वो सवाल एकदम कि नहीं एकदम ये सही है, तब तो ऐसे सवाल में कोई दिक्कत होती ही नहीं है। हमें इस टेक्निक का इस्तेमाल ऐसे सवाल में करना पड़ता है जिसके कुछ पोर्शन तो हम जानते हैं, सम पोर्शन हमें पता होता है, कुछ स्टेटमेंट हमें पता है कि ये सही है या गलत है, लेकिन सम पोर्शन के बारे में कुछ के बारे में हमें आइडिया नहीं होता है। तो इसी में एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जब सवाल पढ़े तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इस सवाल में करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, यही दो चीजें पूछता है। हमेशा एक आदत बनाइए कि जैसे ही सवाल पढ़ने के बाद करेक्ट पूछे तो उसको करेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, इनकरेक्ट पूछे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है, इनकरेक्ट को वो नॉट करेक्ट भी लिख देता है और करेक्ट को नॉट इनकरेक्ट भी पूछ लेता है। केवल आपको परेशान करने के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी पूछे उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए।
इसके बाद वो जो पूछ रहा है उसका उल्टा खोजना चाहिए। अगर वो आपसे सवाल में करेक्ट पूछ रहा है तो सबसे पहले आपके जितने आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 2 3 4, मान लीजिए 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर में दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो अगर वो आपसे करेक्ट पूछ रहा है तो सबसे पहले इन चारों को पढ़ के इनकरेक्ट ढूंढिए। ठीक है, उल्टा करेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट ढूंढिए, इनकरेक्ट पूछे तो करेक्ट ढूंढिए। सबसे पहले यही करिए। और मान लीजिए इन चारों में पढ़ के कोई एक आपको मिल गया कि नहीं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है, आपसे करेक्ट पूछ रहा है, आप क्या करो सबसे पहले इनकरेक्ट ढूंढो, और आपको मिल गया कि नहीं तीसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तुरंत क्या करिए कि ऑप्शन में आइए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, मान लीजिए 1 2 3 दिया हो, 2 3 4 दिया हो, 1 4 दिया हो और 1 2 3 4 दिया हो। आपने स्टेटमेंट पढ़ा और आपको 100% श्योर हो गया कि आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो जिसमें आपको 3 नजर आए उन सबको काट दीजिए। ऑटोमेटिकली जो आपका बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही करना, और इस तरीके से जब आंसर निकल करके आता है तो वो हमेशा 100% एक्यूरेट आंसर निकल करके आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो आपसे पूछ रहा है उसका उल्टा आपको ढूंढना है। ठीक है, करेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट ढूंढिए, इनकरेक्ट पूछे तो करेक्ट ढूंढिए। वो ढूंढने के बाद देखिए किस किस ऑप्शन में वो चीज, वो जो है कि वो जो है स्टेटमेंट मौजूद है, उन सबको इलिमिनेट कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, जो बच गया वही आपका आंसर होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है, मान लीजिए केवल 1 दिया हो, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे लेकिन 2 बच जाएंगे, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एलिमिनेट हो पाए, 1 2 3 दिया हुआ था, 2 4 दिया, 1 4 दिया, 1 दिया, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। मतलब इस एलिमिनेशन टेक्निक से 3 के तीनों एलिमिनेट हो सकते हैं, 2 भी एलिमिनेट हो सकते हैं, और हो सकता है केवल एक ही एलिमिनेट हो। ठीक है, तो ज्यादातर तो वैसे यूपीएससी जो है आप लोगों के एग्जाम में ऐसा ही करता है कि वो मैक्सिमम तीनों के तीनों एलिमिनेट करा देता है, हो जाता है एलिमिनेशन, तो ऐसे में आसान हो जाता है, आप इजीली करेक्ट आंसर तक पहुंच गए। लेकिन मान लीजिए 2 एलिमिनेट हो गए, अब बचा 2, तो 2 में आप देखोगे तो 1 और 1 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 1 तो डेफिनेटली आंसर में है, सही का स्टेटमेंट है। अब सारा जोर इस 4 नंबर के स्टेटमेंट पे लगा देना चाहिए, उसको बार बार पढ़िए, बार बार सोचिए, रिलेट करिए, और अपने आप समझ में आ जाएगा कि चौथा नंबर स्टेटमेंट सही है या गलत है। समझ में आ जाए तुरंत सही आंसर पे पहुंच जाइए, नहीं समझ में आए तो भी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में 50% उस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है और 50% गलत होने की, तो ऐसे सवाल को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा इस पे रिस्क ले ही लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके सही होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा, जब आप आइए तो देखिए एलिमिनेशन टेक्निक से वो केवल एक स्टेटमेंट ही एलिमिनेट हुआ, बाकी तीनों एलिमिनेट नहीं हुए। इसमें देखिए तो 1 और 4 में 1 कॉमन बैठ रहा है और 2 और 4 में 2 कॉमन बैठ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए बी और सी में से कोई भी सही होगा तो 4 नंबर स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन सी और डी में से कोई सही होगा तो 1 नंबर स्टेटमेंट तो सही ही होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना होता है, सबसे पहले तो 2 को लेकर श्योरिटी पालनी पड़ती है कि 2 की पोजीशन क्या है, 2 वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसा निकल गया है उस हिसाब से इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, या ये चीज। ठीक है और फिर उसके बाद 4 नंबर और 1 नंबर पे भी उतना ही ध्यान लगाइए, और ध्यान लगा करके भी उसको आंसर तक पहुंचाइए। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें तीनों ऑप्शन आपसे समझ में नहीं आ रहे, केवल एक ही एलिमिनेट हो पाया, इसको रिस्क में लेना है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट राउंड में आपने कैसा परफॉर्म किया है। अगर फर्स्ट राउंड में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो ऐसे केस में केवल ऐसे ही क्वेश्चन पे रिस्क लेना होता है जिसमें केवल 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, 2 एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेना चाहिए जिसमें अभी 3 में कंफ्यूजन बना हुआ है कि इन तीनों में सही कौन सा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को से पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बाई लक सही हो जाए अलग बात है, लेकिन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कुछ सवाल ऐसे होंगे
जिसमें आपको कोई भी स्टेटमेंट पता नहीं होगा, चार के चारों में आपका कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ऐसे केस तो भाई तुक्का के जरिए ही अपनाए जाते हैं, सही हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो ये इलिमिनेशन टेक्निक आप अच्छे से जानेंगे तो इससे आपको कम से कम पूरे सवाल में ये मान के चलिए कि 30 से 40 सवाल हैं जो आप नहीं जानते होंगे फिर भी बना लेंगे, क्योंकि वो इससे क्योंकि चार स्टेटमेंट हो सकता है पूरा आप ना जाने, लेकिन कोई एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसके बारे में आपको पता होता है। ठीक है, उसी के आधार पे हम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, एलिमिनेशन टेक्निक को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर करके आप क्या कर सकते हो कि अपना स्कोर, आप चार स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट जान रहे हो फिर भी आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज इस्तेमाल करिए। कई बार लोग पूछते हैं कि सर हमें कितना क्वेश्चन मैक्सिमम करना चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है। ये डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है। हो सकता है पेपर बहुत डिफिकल्ट हो, या हो सकता है पेपर सिंपल आ गया हो। सिंपल माने एवरेज। पेपर जब बहुत डिफिकल्ट होता है तो हमें बहुत ही संभाल के पेपर को बनाना चाहिए और एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा, आपको बहुत सारे निगेटिव मार्किंग में ले जाएगा, और जो आपके सही क्वेश्चन थे वो उसके भी मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब पेपर सिंपल होता है तो नॉर्मली ऐसे में हमारी एक्यूरेसी अच्छी ही होती है और ऐसे में मैक्सिमम क्वेश्चन करना चाहिए। वजह ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन किया होगा, तो अगर हम बहुत टाइट करेंगे, बहुत कम सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। ठीक है, वो जैसे पिछली बार जो वेस्टोग्रेड के एग्जाम में पेपर वन काफी टफ आया हुआ था, आपने देखा, उसमें जिन जिन लोगों के 70 से 80 मार्क्स आए हैं पेपर वन में, वो बहुत अच्छे मार्क्स माने गए हैं। तो सोचिए 70 से 80 मार्क्स के लिए आपको मैक्सिमम 55 से 60 क्वेश्चन करने की जरूरत थी। अगर 55 से 60 क्वेश्चन आपने सही सही कर लिया तो इससे आपको 80 के करीब मार्क्स बन गए, और जो भी टॉपर टाइप के लोग हैं वो लोग 80 मार्क्स पाए थे। ठीक है, तो अब उसी में आपने 55-60 की जगह उठा के 100 का 100 कलर कर दिया, तुक्का खूब मारा, तो ऐसे में ये 55 और 60 की वैल्यू को ये रिड्यूस करके नीचे लेके चला आएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए कहता हूं जब डिफिकल्ट पेपर रहे तो बहुत चूजी होकर के काम करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में वही सारे सवाल करिए जिन पे आप 100% श्योर हो, काउंट करिए। उसके बाद क्या करिए, सेकंड राउंड में उन सारे सवालों को बनाइए जिसमें दो ऑप्शन आपको पता है, दो नहीं आ रहे हैं आपको, उनको बना लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, ये सब करते हुए कम से कम आपको कोशिश ये करना है कि 60 से 70 सवाल जरूर आप अटेम्प्ट करें। अगर पेपर बहुत टफ है तो इससे कम ना अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर पेपर बहुत सिंपल है तो कभी भी 100 से कम ना करें। 100 से 110 105 के बीच आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ छोटे मोटे सवाल हो सकता है गलत भी। ठीक है, तो कितना अटेम्प्ट करना है ये चीज डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। एक बात और ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट सिटिंग का पेपर खत्म हो गया, आप बाहर आते हो, आपको 2 घंटे का गैप मिला हुआ है, इसमें आप लंच करना है, तमाम चीजें करनी है। एक चीज और ध्यान रखना है, फर्स्ट सिटिंग का पेपर जब खत्म हो गया तो उसके बारे में कोई भी बात अब नहीं करनी। कई सारे लोग निकलते ही आंसर मैच कराना शुरू कर देते हैं, इसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है। ये चीज क्या होती है, वो कि जैसे ही हमारा 2-4 सवाल गलत हमें पता लग जाता है, हम बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था और ये गलत हो गया। इस स्ट्रेस का सीधा जो इम्पैक्ट होता है वो सेकंड पेपर पे होता है। पिछले एग्जाम में इस बीमारी से बहुत सारे लोग बच नहीं पाए, और वो फर्स्ट पेपर इतना कठिन था कि फर्स्ट पेपर का स्ट्रेस जो है वो सेकंड पेपर पे चला गया उनका, और इस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए। इस स्ट्रेस को जो लोग मैनेज कर लेते हैं वो ठीक है, फर्स्ट पेपर बहुत टाइट था लेकिन सेकंड पेपर में उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया, और आपका रिजल्ट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को मिला करके बनेगा, केवल फर्स्ट पेपर के आधार पे नहीं बनेगा। तो बस ध्यान रखिए, जो हो गया उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। कोई पूछे भी इसका आंसर क्या होगा, उसे अरे यार छोड़ो, अब जाने दो, अब अगले पे फोकस करते हैं। इतनी बातें करके बातों को टाल देनी चाहिए, इससे आप स्ट्रेस से बचोगे। इवन घर आने के बाद भी, चूंकि अगले दिन आपका पेपर है, आपको पेपर नहीं मैच करने हैं, पेपर उठा के रख दीजिए और जो बचा कुछ है, जो आपके पास टाइम है, वो पेपर 3 पे लगा दीजिए।
ठीक है, तीनों पेपर खत्म होने के बाद अगले दिन आपको अगर मन करे तो आप अपने पेपर को मैच कराइए आंसर की इससे और अपना इवेल्युएशन कर लीजिए। ठीक है, ये चीज तो ये इससे बचिएगा। बहुत सारे लोगों में ये समस्याएं होती हैं, उनको बहुत उत्सुकता होती है चेक करने की अभी तुरंत, लेकिन इससे वो अपना अगला पेपर खराब कर लेते हैं। तो इससे बचिए, आराम से 2 घंटे बैठ के अगर थोड़ी बहुत चीजें पढ़ने से तो बचिए, अगर फिर भी मन करे तो थोड़ा बहुत चीजें देख लीजिए, अदरवाइज जैसे एकदम लेजर टाइम कूल रह के बिता रहे थे वैसे ही बात। अब हम बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3, हालांकि इसके बारे में डिटेल बात मैंने अपने ऑडियो लेक्चर में की हुई है, कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे बता देता हूं। जब भी पेपर 3 आपको मिलेगा तो पेपर 3 के पीछे आपको जो है पेपर जो है चिपकाया रहता है 5-6 पेजेज में। एक्चुअली क्या होता है, पेपर 3 कन्वेंशनल पेपर होता है तो वो इस तरीके से प्रिंट रहता है, एक पेज रहेगा, उस पे यहीं पे क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर यहीं लिखना पड़ेगा। जब ये खत्म हो जाएगा उसके नीचे फिर क्वेश्चन प्रिंट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, ये आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर ये उसी में क्वेश्चन भी प्रिंट होता है और आंसर भी दिया उसी के नीचे लिखना होता है। लेकिन ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये जो है एक जगह भी कंपाइल किए होते हैं, जो आपका हिस्सा होता है, वो पेपर आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, ये तो यूपीएससी एग्जाम खत्म होने के बाद आपसे ले लेगी, लेकिन आपके लिए एक अलग से पेपर केवल बनाया गया होता है जो इसी के पीछे जो है वो अटैच होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होता है कि जैसे ही आपको पेपर मिले आप उस पेपर को डिटैच करिए, निकाल लीजिए वहां से, और क्वेश्चन वगैरह जो भी पढ़ने का, मार्किंग का, ये सब जो करना होता है ये उसी पेपर में करना चाहिए जो आपकी कॉपी है जो पीछे अटैच हुई पड़ी है। ठीक है, ये चीज पहली बात ये करना है। दूसरी बात, पेपर 3 में आप किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ब्लू, चाहे ब्लैक, चाहे जेल, चाहे बॉल पॉइंट पेन, जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपकी उंगलियों की ग्रिप अच्छी बन रही है, क्योंकि पेपर 3 में आपको स्पीड बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है, तो जिसमें आपकी अच्छी ग्रिप बन रही है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मनाही इसकी नहीं है। ब्लू भी कर सकते हैं और ब्लैक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करना चाहिए कि सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिल जाए तो आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कि मैं कौन कौन से सवाल हल करूंगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन तो प्रेसिज का दिया होता है, वो आपको क्लियर है कि वो आपको करना ही करना है। सेकंड से लेके अगले चौथे या 5वें क्वेश्चन तक क्या होता है कि आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में 5-6 सबसेट दिए रहते हैं, और उसमें से 5 अगर दिया होगा तो कहेगा 3 करना है या 4 करना है। तो अब ये 3 या 4 कौन करना है ये पेपर स्टार्ट करने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन में जाओगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा 2 करना है, तो वो 2 कौन से करने हैं ये भी पहले ही आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि जैसे जैसे एग्जाम में हमारा टाइम जो है कि आगे बढ़ता जाएगा, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि टाइम जो है कम होता जाया रहेगा और आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं। तो ऐसे में उस समय सही डिसीजन ले पाना संभव नहीं हो पाता है कि मैं कौन सा करूं और कौन सा छोड़ूं। तो इसीलिए ये डिसीजन तभी ले लेना चाहिए जब हम एकदम कूल माइंड में अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पहले ही जा करके उन सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि जो क्वेश्चन मैं करूंगा। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका क्या अपनाना चाहिए, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप गए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पढ़ा आपने, सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो ढेर सारा एक एक पेज का सवाल दिया रहता है, अगर पूरा पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पूरा सवाल पढ़ने के बाद बस ये देख लीजिए कि नीचे बनाने को क्या कह रहा है, लेटर कह रहा है, डीओ कह रहा है, ओएम कह रहा है, नोट कह रहा है, क्या कह रहा है उसको बस अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करके आप देख लीजिए कि आप इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को बनाने में कंफर्टेबल हैं कि नहीं। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे केवल इतना ही देखिए, उस क्वेश्चन का कंटेंट एकदम मत पढ़िए क्योंकि टाइम लेगा आपसे, बस इतना देखिए, क्योंकि कई सारे फॉर्म ऑफ, जैसे अब यहीं पे अगर वो बोल दे रिजोल्यूशन बनाना है, हो सकता है कई लोगों को रिजोल्यूशन का फॉर्मेट ना पता हो, तो वो क्या करेंगे, दूसरा जो ऑप्शन है उसी पे न देखेंगे कि रिजोल्यूशन को छोड़ के हम क्या, किसी को ओएम बनाना बहुत अच्छे से आता होगा, लेटर डीओ लेटर वो बहुत अच्छे से बना सकता होगा, अगर तो वो उसको चूज कर लेगा। तो आइडेंटिफाई करने का यही तरीका होता है कि जिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के साथ आप एकदम कंफर्टेबल हो सबसे पहले उसे चूज करो और चूज करके आइडेंटिफाई कर लो। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में आप जो है कर लो, और करने के बाद
जो है इससे क्या होगा कि जब आप उस क्वेश्चन नंबर पे पहुंचोगे तो आपको फिर केवल बॉडी पढ़ने की, क्वेश्चन का कंटेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और कंटेंट पढ़ने के बाद आप तुरंत बनाने लगोगे। वरना अगर ये नहीं किए रहोगे, 2 घंटे आपके बीत गए, आपको लगेगा अरे अभी 1 घंटा बचा है, टाइम बहुत कम है, अभी इतने इतने सवाल मुझे बनाने हैं, तो पता लगा कि आपको जो हाथ में उठेगा वही बनाने लगोगे, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे वही बनाने लगोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो है नंबर कम आने की संभावना होगी। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी बात यह है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पेपर 3 में ध्यान देना है। शुरू से ही हर सवाल करते समय आपको अपनी स्पीड का ध्यान रखना है। हालांकि राइटिंग लोगों की खराब हो जाती है पेपर 3 में, लेकिन जितना अच्छा आप कर सकते हो करो, लेकिन स्पीड को कंप्रोमाइज करके राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि राइटिंग किसी की अच्छी नहीं बन पाती, क्योंकि बहुत ही तेज लिखना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको नॉर्मली आप जो टाइम सेट करोगे आप देखोगे उससे ज्यादा ही 1 आध मिनट का आपको लगेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमेशा स्पीड पे ध्यान रखिए कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कम से कम टाइम क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में लगे, और ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन को करने में लगे। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन में जितने वर्ड्स में लिखने की बात कर रहा है उस वर्ड्स लिमिट को ब्रीच मत करिए। 200 शब्दों में अगर बात कर रहा है तो 200 शब्दों में, या 190 95 भी है तो चलेगा, उसको क्रॉस मत करिए। अगर उसको आप क्रॉस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके दूसरी जगह के टाइम को कंज्यूम करेगा। ठीक है, और इससे आपके कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएंगे। और हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए, हर हाल में सारे क्वेश्चन करके आइए, इससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये चीज। एक सवाल जो है में लोगों को और आता है कि सर प्रेसिज पहले करें या बाद में। प्रेसिज को हमेशा शुरू में ही करना चाहिए। वजह यह है कि प्रेसिज जो है वो बहुत ही टाइम लेता है। आप कितना ही कोशिश करो, 40-45 मिनट से कम प्रेसिज आपसे टाइम नहीं लेगा। और अगर आप इसको छोड़े रहोगे तो लास्ट में बाकी चीजें करते करते आप 40-45 मिनट नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आपको जो है कि आगे जाके स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी और टाइम कट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर इतना ज्यादा लेंदी होता है। ठीक है, तो इसीलिए अब उसमें अगर आधे घंटे बचे और आपको क्या है कि प्रेसिज आपका बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे, बस उठा के उसी को जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट करने लगोगे। और एग्जामिनर क्योंकि आपके पेपर का पहला क्वेश्चन ही प्रेसिज है, तो बहुत ही गलत इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे, और वो आपके सारे सवाल को उसी नजरिए से देखेगा और आपको हर सवाल में कम नंबर देगा। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखनी है, और इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप एग्जाम में अपियर हुई और बस एकदम कूल माइंड से, क्योंकि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब जो पढ़ लिया उसके आधार पे ही आपको जो है कि अपना परफॉर्मेंस देना है। कूल माइंड से रहते हुए एग्जाम तीनों पेपर का दीजिए और देखिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो जो बातें मैं समझ सकता था वो मैंने आपको बता दी। बाकी मेरी तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।